move to the next session. The next session, of course, with Smriti Irani. Over to you, Padmaja. I don't think it needs any introduction at all. We've spoken of Nari Shakti, we've spoken of women's role in the development of the country in the next 25 years, and let's not forget their role in the past 75 years. I think it's safe to say you have the stage now. Over to you. Yes, welcome to the Times Now Summit 2021. Ms. Smriti Irani, आपको शायद सिर्फ Women and Child Development Minister कहना कहीं लगता है आपको सीमित कर दिया, क्योंकि आपको जायंट किलर कहा जाता है, और जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव का एक वातावरण बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमेठी की याद 2019 की सबको आती है। तो अमेठी 2019, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, आप इस बार क्या करिश्मा दिखाने वाली हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है अगर आप करिश्मा की अपेक्षा कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो विकास के आधार स्तंभ पर आपको मिलेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस प्रदेश में वर्षों वर्ष तक, चाहे धर्म के नाम पर हो, आस्था के नाम पे हो, जाति विशेष के नाम पर हो, चुनाव लड़े गए हैं। चुनाव मुद्दों के आधार पर और विकास के मुद्दों के आधार पर इस आगामी विधानसभा के चुनाव पे आप देखेंगे। और हमारी अभिलाषा यही है कि इस रणभूमि में जो भी उतरे, अगर परिचर्चा करना चाहे, अगर वाद विवाद में अपने आप को इस स्पर्धा में जोड़ना चाहे, तो हम तैयार हैं एक एक मुद्दे पर नीति विशेष और जिस प्रकार से लाभार्थी तक हमारी सरकार पहुंची है प्रदेश में, उसके संदर्भ में चर्चाएं हों। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति हम लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं, वो हमारा स्वप्न फलीभूत होगा। स्मृति जी, राजनीति की बात आती है तो आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं, सब जगह जा रही हैं, और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और शायद कहना ये चाह रही हैं कि घर पे लड़का है, लड़ नहीं सकता है। ये पता नहीं, शायद ऑडियंस ना समझी हो, ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में ये एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। लड़का कौन है उसको भी अच्छी तरह से पहचानती है। तो एक कहानी थी यूपी के लड़कों की, तो अब क्या यूपी की लड़कियों के बीच में जंग होगी? मुझे लगता है कि जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो क्या वो प्रशासन या वो तंत्र एक लिंग, एक समुदाय तक सीमित रहना चाहिए? जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं कि आए हम एक प्रसाधन कक्ष बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, उसके पीछे की सोच क्या है? साल 2012-13 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई कि हमारे देश की 6% जीडीपी बर्बाद होती है क्योंकि हम स्वच्छता अपने इर्द गिर्द नहीं रखते। वो भार चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नाविका जी, सोचने की बात यह है कि साल 11-12 में ये चिंतन आता है, लेकिन तब की सरकार इस प्रयास को कहीं ना कहीं अछूता रखती है, करती नहीं है। साल 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब कभी भी ये नहीं कहा था हमने चुनाव लड़ते वक्त कि आए हम लोग हर महिला के लिए टॉयलेट बनाएंगे। और एक सत्य ये भी है कि हिंदुस्तान की किसी भी महिला ने कभी किसी राजनेता से अपेक्षा भी नहीं की थी कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो संघर्ष है उसको कोई नेता समझेगा और पुरुष नेता समझेगा, ये कल्पना नहीं थी। और आज जब हम कहते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हैं, प्रसाधन कक्ष बने हैं, और उत्तर प्रदेश में उसे इज्जत घर की उपाधि दी गई है। मैं आप 2019 का चुनाव याद करवाती हैं तो मैं आपको याद करवाती हूँ आपका वो इंटरव्यू जो किसी युद्ध से कम नहीं था, जिसमें आप अमेठी आई और आपने देखा कि कच्चे मकानों के सामने पक्का टॉयलेट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कुछ लोगों को, चाहे वो लड़के हों या अभी न्यू फाउंड जिनका पैशन है लड़कियों के लिए वो हों, वो शायद इन ठोस मुद्दों पर चर्चा ना करना चाहें। लेकिन मेरा ये गौरव है कि मेरी पार्टी नित जो सरकार है
वो प्रशासनिक ढांचे में इस बात का सदैव अनुरोध रखती है कि हर नागरिक के पास प्रशासनिक सुविधा, हर नागरिक के पास स्वच्छता का काम हो अथवा खाद्य सुरक्षा का काम हो, ये सारे उपलब्ध कराए जाएं बेनिफिट्स, जिसके लिए हम लोग आज सरकार में हैं। लेकिन स्मृति जी, प्रियंका जी ने तो ऐलान कर दिया है कि 30% टिकट्स महिलाओं को देंगी। वो ये कह रही हैं कि 70% टिकट महिलाओं को नहीं देंगी। पर आप तो 100% दे सकती हैं। मैं ये आपसे आज पूछना चाहती हूँ, मैं अमेठी की सांसद हूँ। 2 सालों में मैंने क्या अमेठी के किसी पुरुष से ये कहा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, आपके लिए काम नहीं कर सकती, जो महिला है सिर्फ उसके लिए काम कर सकती हूँ। जब हम महिला नेतृत्व की बात करते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि महिला नेता को सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, पुरुषों के लिए तो कभी नहीं कहते हैं। आज तक क्या एक ऐसा पुरुष नेता है देश में जिसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पुरुष उससे अपेक्षा करते हैं जी आप सिर्फ हमारे लिए काम करें? जब आप किसी को एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी देते हैं तो आपकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा ये भी है कि जितना मैं काम महिलाओं के लिए करूं उतना ही पुरुषों के लिए करूं, उतना ही बच्चों के लिए करूं, उतना ही वरिष्ठ जनों के लिए करूं। तो आप जो श्रीमती वाड्रा का मुझे उल्लेख कर रही हैं कि वो 30%, मैं कह रही हूँ 70% को वो नहीं देना चाहती, क्या ये बराबरी है? तो फिर विमेन्स रिजर्वेशन बिल में आपका कोई विश्वास नहीं है? हमारी पार्टी ने प्रतिबद्धता अपनी दर्शाई और स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनको आपने इसी मंच पर कई बार इंटरव्यू किया है नाविका जी, जब वो विपक्ष में राज्यसभा में नेता थे तब आपको वो छंद, आपको वो प्रसंग याद है जब कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उसको पास नहीं होने दिया था। अरुण जेटली जी विपक्ष की ओर से उठे थे, हमने भारतीय जनता पार्टी ने तब उसका समर्थन किया था। पहले वो अपना घर तो ठीक कर दें, जिसकी अपनी नैया डूब रही है वो पतवार कैसे चलाई जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नैया डूब रही है कांग्रेस की। आपको क्या लगता है? नहीं, शक है आपको अभी भी? मंत्री आप हैं, नेता आप मंत्री मैं हैं, हूं, लेकिन पब्लिक तो सामने बैठी है। शक है किसी को? लेकिन मैं ये नहीं कहती कि राजनीति में और लोकतंत्र में किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। हार जीत राजनीति का एक अभिन्न अंग है। मैं भी 2014 में हारी थी। प्रश्न ये उठता है कि आपकी कोशिश में जनता को कितना विश्वास है। अगर जनता को उनकी कोशिश में विश्वास होता तो आज यहां पर ताली नहीं बजती, लोग ठहाके नहीं लगाते। मैंने भी कहा था 2014 में मैं 19 में अमेठी जीतूंगी, तब इसी जनता ने हंसी नहीं उड़ाई थी मेरी, क्योंकि कहा है तो कम से कम कोशिश जरूर करेगी। आज प्रश्न ये उठता है कि क्या उस व्यक्ति विशेष जिसकी आप चर्चा करना चाहती हैं उसके प्रति जनता के मन में ये भाव है? नहीं है, और ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में हवा बदलने में देर नहीं लगती, ऐसा भी कहा जाता है और ये सच्चाई भी है। आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि जब हवा बदलेगी तो राहुल गांधी। हवा पे वो निर्भर करते हैं जो हमेशा शीशे के महल में रहे हैं, जो जमीन पर धरातल पर काम करते आए हैं वर्षों वर्ष। वो हवा का रुख किस बदलेगा, किस मोड़ करवट लेगा, उसका इंतजार नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनकी सत्ता में 2 सांसद भी नहीं थे। हवा के रुख के साथ अगर ये भी ओझल हो जाते तो आज 303 सीटों के साथ देश का वैभव नहीं बढ़ाते और देश को नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधान सेवक नहीं देते। आपसे शब्दों में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन किसने कहा? कोशिश जारी रखिए। बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है, कोशिश भी कर रही हूँ। लेकिन पूछना ये भी चाहती हूँ कि राजनीतिक दौर में ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि आपकी जो पार्टी है ले देकर पोलराइजेशन की बात करती है, वो फॉर्मूला, और आप एक्टर भी रह चुकी हैं, आपने रोल्स भी निभाए हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि
फॉर्मूला एक होता है ना जो फिल्म का या सीरियल का। आप इस देश के लोकतंत्र में सम्मिलित नागरिक को इतना ऊंचा समझती हैं कि वो गंभीरता से राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर सकते, कि वो फॉर्मूला के शिकार हो जाएंगे। आपने इनकी क्षमता को, हमारे देश के नागरिक की क्षमता को इतना कम आंका है। तो फिर चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ कैराना क्यों जाते हैं? पहले भी जा सकते थे। पहले भी जाते थे। वो व्यक्ति तो सर से लेकर पैर तक भगवा पहनते हैं, उनको कैराना जाकर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। तो उनको क्या कहेंगे आप जो जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करते हैं? लड़के हैं, लड़ नहीं सकते हैं। इस देश में सरदार पटेल, भूमिका शब्द में अगर मैं उनकी तुलना करूं तो ये अन्याय होगा। मैं आग्रह करती हूं, आपका चैनल नवभारत है, अगला समिट जब आप करें तो केवड़िया जाकर करें। देखें हिंदुस्तान का वो गौरव जिसमें 500 से ज़्यादा हमारे अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को एक संविधान के सूत्र में बांधा। तब कोई इंटरनेट नहीं था। इसका मतलब 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स के साथ ये भाव जागृत करना कि एक संविधान की छत्र छाया में हम सब एकजुट होकर सालों साल रहेंगे। वो भावना जागृत करने के लिए वो व्यक्तित्व कितना विराट होगा नाविका जी। उसकी तुलना आप उस सज्जन से कर सकते हैं जो कहते हैं कि आओ धर्म के नाम पर इस धरती के टुकड़े कर दो। एक ने जोड़ने का हिंदुस्तान काम किया, एक ने तोड़ने का काम किया। उनकी क्या तुलना हो सकती है? मैंने अभी अनुराग जी से भी पूछा था और आपसे भी पूछना चाहती हूँ। जब सलमान खुर्शीद कहते हैं अपनी किताब में कि हिंदुत्व का मतलब वही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, आई एम पैराफ्रेजिंग इट, वही आइडियोलॉजी है जैसी बोको हराम या आइसिस की है, तो इस सोच को आप क्या कहेंगी? मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपको आश्चर्य हो रहा है, और मैं इस आश्चर्य का यहाँ पर खेद व्यक्त इसलिए कर रही हूँ नाविका जी, क्योंकि आप भारत के उन उत्तीर्ण एडिटर्स में से हैं जिनका रिसर्च बहुत तगड़ा है। जिस सज्जन की किताब की आप बात कर रहे हैं, और मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफ़ी मांगूंगी जो मैं कहने वाली हूँ। उस सज्जन ने एक किताब 1.5 दशक पहले लिखी थी, जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था कि 84 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है। ये सलमान खुर्शीद ने कल, 2 दिन पहले, 1 साल पहले नहीं लिखा, 1.5 दशक पहले लिखा था। और उसमें लिखा है, 114वां नंबर पृष्ठ है, पेज है, पढ़ लीजिएगा, कि कितना मजा आया कि हिंदू और सिखों ने 84 के दंगों में अपने पापों की सजा काटी। आप अगर वो पढ़ती, ये जो लिखा है, आपको आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो 84 के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया? ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें, बड़ी कृपा होगी उनकी। प्रियंका गांधी जी भी मंदिर मंदिर जा रही हैं। और हमारे यहाँ अमेठी में जब अमित शाह जी रोड शो में आए 2019 के मेरे चुनाव में, उस दिन उन्होंने ये भी तय किया था कि वो नमाज अता करेंगी, तो आप मंदिर की ही बात क्यों करती हैं? पर कल यहाँ अरविंद केजरीवाल जी भी थे और उन्होंने भी कहा कि मंदिर जाना किसी का भी
अपना अधिकार नहीं है? देश में इतने हिंदू हैं, सबका अधिकार है, तो हिंदुत्व किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, वो देश के सारे नागरिकों का हक है। एक स्वयं सेवक के लिए इससे बड़ा वैभव क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हिंदुत्व शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक हिंदू होने में, पॉलिटिकल हिंदू होने में और सनातन धर्म में पूर्ण निष्ठा और आस्था रखने में फर्क है। लेकिन ये सत्य है कि हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। कौन किस मजहब को अपनाना चाहता है, किसका कौन आराध्य है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन अयोध्या या सोमनाथ मंदिर, आपकी पूरी पार्टी और आपका पूरा अस्तित्व कहीं ना कहीं राम मंदिर के मिशन से शुरू हुआ था, रथ यात्रा से शुरू हुआ था 1990 में। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आपने अप्रोप्रिएट कर लिया है वो स्पेस जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, और किसी का असर नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं कि केजरीवाल जी अपॉर्चुनिस्टिक हिंदू हैं या राहुल गांधी जी चुनाव से अपॉर्चुनिस्टिक। पहले अयोध्या जी के दर्शन को गए थे? कभी भी जा सकते हैं, अभी बिल्कुल जा सकते हैं, मैंने मना कहाँ किया है। मैं कौन होती हूँ, कौन कहाँ जाएगा उसकी टिप्पणी करने वाली। लेकिन इस प्रश्न पर थोड़ी तो छाया अपनी डालिए एडिटोरियल लेंस की। अब गए हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा गौरव है कि आज वस्तुस्थिति और निर्माण कार्य ऐसा हुआ है भव्य अयोध्या जी में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं रामलल्ला के दर्शन के लिए। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं आपको कह दूं, आस्था की जब बात उठती है, आज ही देश की राजधानी में 100 साल पहले अन्नपूर्णा माता की जो एक मूर्ति है वो हिंदुस्तान लौटाई गई। आज एक भव्य कार्यक्रम में माँ की वो मूर्ति, उसको काशी के लिए एक यात्रा सहित रवाना किया गया। केजरीवाल साहब तो काशी से भी लड़े थे चुनाव, तो अगर थोड़ा सा अभिनंदन वो काशी की जनता का कर देते तो सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था एक बार फिर प्रतिस्थापित हो जाती। लेकिन शायद मुद्दा अयोध्या है, अन्नपूर्णा नहीं। मैंने कहा कि बातों में आपसे जीतना बड़ा मुश्किल है, तो आप मेरे पति भी यही कहते हैं जी। आप कहीं डायलॉग राइटर नहीं बनना चाहती थी? हमेशा नहीं, पर्दे के सामने ही? नहीं, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक आपकी नहीं रखती कि मैं जो कहती हूँ वो डायलॉग है। नहीं, डायलॉग इसलिए क्योंकि शायद ही वो लोग आज देश की राजनीति में पनप पाते हैं या जिंदा रह पाते हैं, जो दिल में होता है वो ज़बान से कह पाते हैं। प्रभु की असीम कृपा है मुझ पे। मैंने राजनीति की तरफ जब रुख किया तब मेरा ध्येय मात्र ये था कि जीवन भर राजनीति की दृष्टि से अगर मुझे काम करने का मौका मिले तब दिल में जो हो वही ज़बान पर रहे, वो दोगलापन कभी ना आए। डायलॉग नाविका जी आफ्टर थॉट होता है, दोगलापन होता है। अब इसके भी कई इंटरप्रिटेशंस लगाए जा सकते हैं कि जावेद अख्तर डायलॉग लिखते हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, तो आपने कटाक्ष किया है उन पर, क्योंकि डायलॉग राइटर हैं वो, तो दोगलापन। ओहो, आप हेडलाइन की फिराक में हैं और मैं आपको दे नहीं रही। नहीं, आपने बहुत दी है। You have been kind to me. मतलब आप ये देखिए कि आपके इंटरव्यू की जो छाया है या जो उसका प्रवास है वो शुरू हुआ था गांधी खानदान से और पहुंच गया जावेद अख्तर तक। अब देखती हूँ अगला पड़ाव कौन सा होगा। लेकिन शब्दों की बात जब कही तो ये कहा, जब आप सब बातों की अपनी शब्दों से मात कर देती हैं, तो सुनने में ऐसा आया है कि आपने एक और क्रिएटिव रोल भी अपनाया है कि आप बहुत जल्द ऑथर के रूप में आने वाली हैं। क्या ये सही है?
चूंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट की मर्यादा में हूँ इसलिए बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन आप लेकिन- किताब लिख रही हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि ये वही मंच है जहाँ पर आज से 10 साल पहले, और मंच जब मैं कह रही हूँ तो ये वाला समिट का नहीं, लेकिन आपकी रात को 9 बजे की डिबेट होती है, और एक डिबेट में मैंने हिस्सा लिया था आज से 10 साल पहले। उस डिबेट में किसी ने हमारे सर्विंग ऑफिसर्स पर एक टिप्पणी की थी, वो जो सरहद पर तैनात हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिस्सा हैं, और एक द्वेष की भावना से की गई वो टिप्पणी मेरे अंदर एक ज्वालामुखी से कम नहीं थी। अब ज्वालामुखी जब कागज़ पर उतरती है तो जला देती है, तो संयम चाहिए था 10 साल का कि कुछ जले नहीं, कुछ कहा जाए। अब कब कहाँ कहा जाएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी पोल खोलने के लिए धन्यवाद। चलिए, पोल्स का समय है उत्तर प्रदेश में और आपकी भी पोल खोली, अच्छी बात है। दर्शक, another episode coming up soon, क्योंकि स्मृति जी की किताब आने वाली है। आई थिंक इंतज़ार जारी रहेगा और हम सोचेंगे, वेट करेंगे कि उसमें ऐसा क्या कहने वाली हैं आप। उसमें निश्चित रूप से वो लड़का या लड़की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स पर किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपने थोड़ा सा तो हिंट दे दिया कि हमारे थोड़ा सा इंतजार करें, जवानों पिक्चर के अभी बारे में बाकी है। है। पिक्चर अभी बाकी। आप जल्दी में मत रहिए, क्योंकि अभी हमें आपके हम अपने जल्दी में इसलिए है नाविका जी कि आपकी ऑडियंस जान ले, नाविका जी ने हमको ये वादा दिया था कि समय की मर्यादा में हमें मुक्त करेंगी। आप मुक्त नहीं कर रही, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मैं भी घर में जाकर अभी रोटी बनाना बाकी है, इसलिए मुझे माफ चलिए, कीजिए। बच्चे आज थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन एक चीज पूछना चाहती हूँ। कभी कभी हम महिलाओं को बैलेंस करना सिर्फ पड़ता है। महिलाओं के साथ ही बेतकल्लुफ होते हैं, वरना पुरुषों के साथ क्या मजाल है, बताएं। हम सबसे सवाल पूछते हैं और सबको आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि रुक जाइए, कुछ सवाल बाकी हैं। ये एक जर्नलिस्ट का राइट है। पूछना चाहती हूँ कि जेंडर डिफरेंसेस, हमने पॉलिटिक्स की बात की, पर कुछ महिलाओं की बातें हैं। जेंडर डिफरेंस अभी भी है। जेंडर डिफरेंस में पे डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस में इक्वालिटी डिफरेंसेस हैं काम के एरिया में, और गैप्स जो हैं जेंडर इक्वालिटी में वो बहुत बड़े हैं। इस डायरेक्शन में हम कब ऐसा भारत बना पाएंगे, क्योंकि ये 75वीं साल है हमारी स्वतंत्रता की और हमें आगे के 25 साल भी देखना है। हम कब ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे कि विमेन विल बी इक्वल टू मेन इन इंडिया? नाविका जी, हमारे देश के बारे में जो धारणा आपने विकसित की है और आपका अपना एक अनुभव है, मैं थोड़ा सा उससे इत्तेफाक अगर ना रखूं और अपना अनुभव कहूं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो अक्सर पाश्चात्य समाज के साथ अपनी तुलना करते हैं। लेकिन अगर इस सभागार में जो महानुभाव बैठे हैं, 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से एक सवाल करें। अर्धनारीश्वर की कल्पना कि शिव और शक्ति ही एक समान है, ये और किस समाज में, किस राष्ट्र में रहा, ये बतला दें। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया और आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हर उस देश में जहाँ पर आज़ादी का एक संग्राम हुआ, वो कौन सा देश है जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को पीठ पे अपने कपड़े से बांध कर तलवार निकाली, घोड़े पर चढ़ी और उस साम्राज्य में, उस राज्य में पुरुष जो हैं उस महिला के पीछे खड़े हुए? ये अगर हुआ तो सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ। प्रश्न हमारे समाज के लिए ये बनता है कि जिस देश में, जिस समाज में अर्धनारीश्वर की कल्पना है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हैं, जिस देश में जो हम हिंदू मैरिज कहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक महिला ने लिखी है। उस देश में, उस समाज में जहां अगर कोई युद्ध के मैदान में उतरे तो उसे कहते हैं कि दुर्गा स्वरूपा है,
ऐसा क्या हुआ हमारे समाज में कि आज हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो अपने उस इतिहास को याद नहीं करते। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हम वी आर इन अ यूटोपियन स्टेट, दैट इज नॉट अ ग्लोबल रियलिटी। मैं निश्चित रूप से ये कहूंगी कि वो क्या छंदों में हमने किया है जो आपको इक्वालिटी का दर्शन कराता है। हमारे देश के 75 साल जो हुए आज़ादी के, उसके इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कभी ये कहा कि 1 रुपए में मैं सैनिटरी पैड दे रहा हूं? महिला भी प्रधानमंत्री रह चुकी है, संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति ने कहा। मेरे देश में 75 साल की आज़ादी में एक महिला प्रधानमंत्री भी रही। जो आप कहती हैं ना अपेक्षा है कि महिला नेता सिर्फ महिला के लिए काम करेगी, ये पुरुष प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने हमारे देश में पहली बार मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पूरा प्रोटोकॉल प्रशासनिक बनाया। हमारे देश में कभी था नहीं। मेरे देश में एक पुरुष प्रधानमंत्री ने परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन दी आर्म्ड फोर्सेस इसको सुनिश्चित किया। मेरे देश में एक पुरुष प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि बेटा शाम को घर लौटता है तो तुम सवाल नहीं करते, बेटी से क्यों करते हो, दोनों को एक समान ट्रीट करो। मेरे देश के एक पुरुष प्रधानमंत्री ने, आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है उसको उठाकर देख लीजिए। महिला कब तक लीगली अबॉर्शन कर सकती है, और विशेषतः अगर महिला का बलात्कार हुआ और वो अगर अबॉर्शन करना चाहती है, उस एक्ट को पास एक पुरुष प्रधानमंत्री ने किया और मेरे देश के एक भी पुरुष ने उसकी खिलाफत नहीं की। मेरे देश में अगर इक्वालिटी देखनी है तो ये बैठी है सामने। मैं ये नहीं कहती कि चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहती हूं कि अब इस देश में बदलाव का हिस्सा पुरुष उतना ही है जितनी महिला। हाँ, ऐसे कई आपके पास उदाहरण आएंगे जिसमें पुरुष प्रताड़ित करता है और महिला विक्टिम है, लेकिन आज हिंदुस्तान से एक स्वर जागा है कि अब ये चला कर नहीं लेंगे हम सब। अगर ऐसी कोई घटना आएगी तो हम तब तक आवाज उठाएंगे जब तक न्याय सुनिश्चित नहीं होता। मुझे लगता है सालों साल से हम महिला उत्थान की बात करते हैं, उसमें हमेशा हिंदुस्तान के पुरुष को छोटा कर देते हैं। हम जानते हैं हमारी सामाजिक हकीकत यह है कि जब साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट कहती है इंडिया हैज स्लिप्ड 28 प्लेसेस टू रैंक 140th। एक विषय बताना चाहूंगा। मैंने ये चर्चा 140th आउट ऑफ 156 मैं आपको इसके ऊपर एक अपना अनुभव उनके साथ बताना चाहूंगी। जब वो जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं विदेशों में, तो कहते हैं देखिए पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं। आज हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे देश की संसद 14%। फिर कहते हैं देखिए कितनी महिलाएं मंत्री हैं। आज हिंदुस्तान के प्रशासनिक इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में सबसे ज्यादा मंत्री महिला हम काउंसिल में देखते हैं। लेकिन उन महिलाओं को नकार देते हैं जो पंचायत में पंच, सरपंच उसकी भूमिका में रहते हैं। उन महिलाओं को नकार देते हैं जो पार्षद हैं या किसी म्युनिसिपल पोजीशन पे सर्व कर रहे होते हैं। आज अगर उन महिलाओं की गिनती आप कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पोजीशंस पर पकड़ें, नाविका जी, इस विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल महिला फोर्स विश्व की हमारे देश में है। फर्क ये है कि हमारी गिनती कौन करता है। तो ये गिनती गलत है वर्ल्ड इकोनॉमिक। मैं कहती हूं कि अगर आप मेरी गांव की महिला पंच सरपंच को नकार दें तो क्या ये उसके प्रति न्याय है? और अगर ये पूरा ब्रह्मांड महिलाओं का पॉलिटिकल पोजीशंस में काउंट होने लगे तो क्या उससे रैंकिंग हमारी बदलती है? बिल्कुल बदलती है। स्मृति जी, बात आपने न्याय की। मैं आपके समय के साथ और आपके परिवार के साथ न्याय करना चाहती हूँ, तो आखिरी सवाल सिर्फ ये पूछूंगी, व्हाट नेक्स्ट फॉर स्मृति ईरानी? क्या वो अपने लिए रोज नई ऑब्जेक्टिव्स रखती है, नई मंजिलें बनाती है और फिर उस तक जाती है? मैं आज जहां आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं,
यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पैदा हुई हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, 8-10 किलोमीटर दूर। जब पैदा हुई तो माँ बाप के पास 150 रुपये था। मुनीरका में टोकस के तबेले के ऊपर एक कमरा मिला था। यहाँ से 5 मिनट की दूरी में धौलाकुआं में, जो दिल्ली वाले हैं जानते हैं, आर्मी क्लब है, उसके सामने फुटपाथ पे मेरे पिताजी एक चद्दर पे किताब बेचते थे, मैं साथ बैठती थी। 45 इयर्स में उस फुटपाथ से मैं मंत्रालय पहुंच गई हूँ। फुटपाथ पे जब बैठी थी पिता के साथ, तब पता नहीं था कि जो गाड़ियां गुजर रही हैं एक दिन उसमें मैं भी बैठूंगी। लेकिन हाँ, उस फुटपाथ पे थी ये कभी नहीं भूलूंगी। तो व्हाट नेक्स्ट मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो भी होगा, जैसे अटल जी ने कहा, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगी नहीं। Well, I have goosebumps, and really, when it comes to being a showstopper, ladies and gentlemen, who's better than Smriti Irani? Thank you very much, Ms. Smriti Irani. Thank you very much for being here, for being who you are, for being such an inspiration for women across India. Thank you very much. And with that, handing it back to you, do you still have something to say after what Smriti Irani has said? I have to say, dinner is served.